हेलो एवरीवन, दिस इज कशिश। वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेसर्स। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है। सो एज यू नो, हम लोगों ने 2 केमिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 1 and 2। अब हम 2 बायो के चैप्टर करेंगे, फिर 2 फिजिक्स के चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जहाँ पे जाके आप लोग बहुत ही आसानी से उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, उनको देख सकते हो। ऑल्सो सबसे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी फॉर दी स्ट्रैटेजी एंड द रोड मैप, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे मैं पढ़ाऊंगी और कैसे आप इन नोट्स का और क्वेश्चंस का फायदा उठा सकते हो, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हुए। सो अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखी है, सो यू मे वॉच इट। बस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके उसको टैप कर दो एंड यू विल गेट। Now we are starting with the chapter the fundamental unit of life, which belongs to the biology. So the fundamental unit of life. Now अगर हम चैप्टर के नेम पर फोकस करते हैं, so we'll see कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम समझ जाएंगे तो चैप्टर का आइडिया हो जाएगा। सबसे पहला वर्ड तो आ जाता है हमारा फंडामेंटल। What do you mean by fundamental? फंडामेंटल का मतलब होता है एक बेसिस, एक बेस किसी भी चीज का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मेरे घर का क्या फंडामेंटल है, तो या तो वो रूल्स हो सकते हैं, या फिर फंडामेंटल अगर मैं स्ट्रक्चर पे बात करूँ तो ईंटें हो सकती हैं। यानी मेरे घर का बेस क्या है, किससे बना हुआ है वो घर, तो वो ईंटों से बना हुआ है। तो ईंट इज द फंडामेंटल यूनिट जिससे मेरा घर बना हुआ है। यूनिट यानी वो एक इकाई, एक चीज, यानी एक सिंगल थिंग जिससे मेरा घर बना हुआ है, ठीक है। यूनिट होता है अ सिंगल थिंग, और फंडामेंटल मैंने बताया द बेस ऑफ लाइफ। यानी हमारी जिंदगी कैसे चलती है, थ्रू आवर बॉडी। बॉडी होगी तो बॉडी के अंदर फंक्शंस होंगे तो बॉडी चलेगी। दैट इज द लाइफ ओनली। अगर बॉडी ही नहीं है तो बॉडी में फंक्शंस भी नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी भी नहीं है ना। सो हमारी जो बॉडी है वो किस फंडामेंटल से बनी हुई है, उसकी क्या इकाई है, यानी वो किस चीज से बनी हुई है, दैट इज ओनली द सेल, ठीक है। आप लोगों ने 8th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है। इस बात से डरने की जरूरत नहीं अगर आप लोगों ने 8th क्लास में नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से इस चैप्टर को करवाया हुआ है, बहुत बेसिक से एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने 8th वाला नहीं पढ़ा ना, तो उससे कोई मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे उससे कोई इफेक्ट नहीं करने वाली आपकी कोई भी चीज, ठीक है। सो आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। अब मैं एकदम बेसिक बेस से समझा रही हूँ, ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप लोगों ने पढ़ाई हुआ होगा चलो आगे से मूव करते हैं, नहीं, एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। सो आप लोग ध्यान से इसको कर सकते हो, ठीक है ना। सो मैंने बता दिया कि सेल, देखो हमारी बॉडी भी तो किसी चीज से बनी होती होगी, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसी ना किसी चीज से तो बनी होती होगी। अब आप बोलोगे कि मैम वो तो स्किन, हड्डियों से और हमारे ऑर्गन से बनी हुई है, तो खुद बताओ ऑर्गन्स भी तो किसी चीज से बने होते होंगे। कोई तो वो छोटी से छोटी यूनिट होगी जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी है, तो वो छोटी से छोटी यूनिट को हम सेल बोलते हैं। सेल को, बहुत सारे सेल्स को मिलाकर मल्टी सेलुलर हमारी बॉडी बनी हुई है। पर ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसमें एक सिंगल सेल होता है, तब भी वो ऑर्गेनिज्म काम करता है, ठीक है। उनको हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं। बट इन सब चीज़ों की डिटेल में आप अभी से मत डरो, ये सब आगे डिटेल में आएगा। जस्ट मैंने एक एग्जांपल देने के लिए, एक आइडिया देने के लिए आपको बताया है कि सेल बॉडी में एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, एक इंसान की बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है। Now let's move to introduction. Introduction क्या कहता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो बहुत बेसिक यूनिट है, यानी बहुत बहुत एकदम बेस है हमारी बॉडी का या लाइफ का, ठीक है। स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, और फंक्शन इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर के सारे फंक्शंस भी एक छोटे से छोटा सेल संभाल रहा है। नाउ हाउ, वो आप चैप्टर में धीरे धीरे समझोगे आगे कि कैसे एक सेल इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सेल के अंदर भी उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एक सेपरेट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इट मे बी कंपेयर टू ब्रिक्स, एज ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक बिल्डिंग, सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। हम इसको ईंटों से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि ईंटों को असेंबल करके, ईंटों का एक पेयर बना के, ईंटों का एक ग्रुप बना के हम एक घर तैयार कर सकते हैं, एक बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, एक हाउस तैयार कर सकते हैं। सिमिलरली हम सेल्स का ग्रुप बना के अपनी बॉडी तैयार कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक बॉडी तैयार कर सकते हैं। सेल इज अ लैटिन वर्ड दैट इज फॉर अ लिटिल रूम। देखो सेल जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और लैटिन में इसका मतलब क्या होता है, अ लिटिल रूम, यानी एक छोटा कंपार्टमेंट, एक छोटा रूम। नाउ कम टू द डिस्कवरी ऑफ सेल। अगर कोई भी पूछे सेल का लिटरल मीनिंग क्या है, तो अ लिटिल रूम। अब कोई सेल की डेफिनेशन मांग ले तो आप इसमें से ही मतलब ये सारी बातें भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है। तो सेल की बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड बाय लिटरली इट मीन्स अ लिटिल रूम इन लैटिन लैंग्वेज, ऐसे लिख सकते हो आप उसकी डेफिनेशन।
नाउ लेट्स कम टू द डिटेल। अब आते हैं हम डिस्कवरी ऑफ सेल पे। खुद सोचो, कोई भी चीज ऐसे तो एग्जिस्टेंस में आती नहीं है, होती वो बहुत पहले से है, बट हम उसको कभी ना कभी खोजते हैं, हम उसको कभी ना कभी डिस्कवर करते हैं, है ना। सिमिलरली सेल की भी डिस्कवरी हुई होगी, किसी ना किसी ने तो बताया होगा कि सेल जैसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ऑब्वियसली कोई साइंटिस्ट होगा उसके पीछे। सो द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द फर्स्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। देखो फर्स्ट लिखा है यहाँ पर, उसका मतलब है कि सबसे पहले जो सेल के बारे में है वो रॉबर्ट हुक ने बताया था 1665 में। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था, देखो उनकी हम डिटेल्स में जाते हैं थोड़ा। ही ऑब्जर्व्ड अ स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड मेड सम कंक्लूजन। देखो पेड़ की छाल होती है, छाल जो बार्क होती है ना उसकी, मतलब छाल जो होती है उसकी उन्होंने एक स्लाइस ली, पेड़ की छाल की स्लाइस ली, कॉर्क की स्लाइस ली, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले, कुछ रिजल्ट्स निकाले। रिजल्ट क्या थे? ही फाउंड दैट सम कंपार्टमेंट्स इन कॉर्क स्लाइस। उन्होंने देखा कि कॉर्क की जो ये स्लाइस है इन्होंने ली, उसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट से बने हुए हैं। दिस कंपार्टमेंट वर लुक लाइक हनी कॉम। कंपार्टमेंट समझते हो ना, ये छोटे 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 जो आपको दिख रहे हैं स्पेसेस, ये बने हुए हैं। एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके ये बता देती हूँ। जैसे ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, है ना, तो ये जो बने हुए हैं इनकी बात कर रही हूँ मैं। सो दीज वर लुक्ड लाइक हनी कॉम, यानी ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे लग रहे थे। देखा होगा ना मधुमक्खी का छत्ता कभी ना कभी, उसमें भी ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। He also noticed that one compartment is separated from other by a wall. उन्होंने ये भी नोटिस किया कि हर एक अलग अलग कंपार्टमेंट है तो उनके बीच में एक दीवार जैसी भी बनी हुई है ना। अब नोटिस कर पा रहे हो, जैसे कि देखो ये एक है, ये एक है, तो इसके बीच में दीवार बनी हुई है इस तरीके से। He made all these conclusion by using self-designated microscope. उन्होंने ये सारी conclusion कैसे निकाले, उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया उस स्लाइस को, खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप को यूज करके उन्होंने conclusion निकाले थे। देखो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मैंने कॉर्क लिया, उसकी स्लाइस ली, उसको ऑब्जर्व किया, मुझे थोड़े थोड़े कंपार्टमेंट नजर आए, बट उन्होंने ये नहीं बोल दिया कि ये कंपार्टमेंट ही सेल है। सेल एग्जैक्टली है क्या, ये तो बहुत बाद में हमें 1940 में पता चला। 1665 में बस एक शुरुआत हो गई थी कि अब और साइंटिस्ट इसको और डिटेल में लेके जाएंगे, उन्होंने शुरुआत कर दी थी रॉबर्ट हुक ने, समझे आप। तो उन्होंने ये सारी बातें बताई। नाउ फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अदर साइंटिस्ट डिस्कवरी अबाउट सेल। अब धीरे धीरे और साइंटिस्ट आए, उन्होंने धीरे धीरे डिस्कवरी स्टार्ट की। सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए थे 1665 में, उन्होंने कॉर्क स्लाइस के बारे में बताया। फिर हमारे आए ल्यूइन हॉइक 1674 में। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तो जैसे ये वाले सेल थे कॉर्क वाले, इन्होंने लिविंग सेल्स ढूंढे थे, यानी जीते हुए सेल, यानी उन्होंने सेल के अंदर मूवमेंट देखी थी कि कोई तो सेल के अंदर भी होता है, सेल भी एक लिविंग है, ठीक है, वो पॉन्ड वाटर में यानी तालाब के पानी में। रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में, उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है उसकी डिस्कवरी करी। अब ये न्यूक्लियस क्या है ये सब हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, सेल के पार्ट्स हैं ये, ठीक है। कोई पूछे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर, उसकी डिस्कवरी की थी पुरकिंजे ने 1839 में, सॉरी। फिर श्लैडन एंड शॉन ने 1838 और 1839 में मिलकर इन्होंने सेल की थ्योरी दी थी, यानी सेल है क्या एग्जैक्टली ये इन्होंने बता दिया था। नाउ फिर आए हमारे विर्को 1855 में, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेल है वो पुराने किसी सेल से बने होते हैं, ठीक है। अभी मैं इनको डिटेल में नहीं बता रही हूँ आपको, आप सिर्फ याद रखो। फिर 1940 में एक जो होता है ना कंप्लीट कंक्लूजन हमें मिल गया था कि सेल आखिर है क्या और उसका कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी कैसा दिखता है। यानी कि 1940 में आके हमारे पास देखो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गया था। अभी तक ये लोगों ने अपने हाथों से बनाए हुए माइक्रोस्कोप या फिर ऐसे माइक्रोस्कोप जो कि इतने ज्यादा एडवांस नहीं है उनको यूज करके ये लोग थ्योरीज दे रहे थे, बट 1940 में एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप एकदम डिस्कवर हो चुका था, उससे हमने सेल को एकदम वो किया, ऑब्जर्व किया, देन विल गेट कि हाँ सेल है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे हमारी बॉडी उसके साथ वर्क करती है। 1940 में हमने एक पूरी अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बना ली थी, समझे आप लोग। ये हो गया हमारा सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो 10 मिनट में हमने बहुत अच्छे से समझा कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, और सेल की डिस्कवरी पे देखो क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट एंड हाउ, पहले किसने किया और कैसे किया। तो पहले देखो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, और कैसे किया मैंने बताया आपको, पेड़ की छाल ली, उसका कंपार्टमेंट देखा आपने माइक्रोस्कोप से, ये जो ऊपर बातें मैंने लिखी हुई है आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखो इनके ऊपर कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब हम एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते, एक भी पार्ट को मिस नहीं कर सकते। अगर आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कोई चीज, सो विल मेक श्योर कि हम हर एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। अब मैंने इसको बहुत बहुत शॉर्ट में आपके लिए लिख के दे दिया, बट अब आपका काम है इसको लर्न करना, इसको अंडरस्टैंड करना। नाउ सेल्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। अब आता है हमारा चैप्टर, धीरे धीरे सेल के हम
डेप्थ में जा रहे हैं। सो सेल जो है ना, ये सारे सेल एक जैसे नहीं दिखते। सेल्स किसी में एक होता है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे हो सकते हैं। सेल की अलग अलग शेप्स भी हो सकती है, कोई राउंड सेल होता है, कोई लंबा सेल होता है, कोई हमारा ब्रांचेस वाला सेल होता है। तो सेल की भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं एंड सेल के डिफरेंट डिफरेंट साइज भी होते हैं, कोई छोटा सेल कोई बड़ा सेल, इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन और वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के नंबर की, यानी नंबर ऑफ सेल्स। In some organisms, cell may be only one, and in some organisms, cell may be in million. कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल सिर्फ एक हो सकता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल्स मिलियंस में भी हो सकते हैं। तो जो जिनमें एक सेल होता है ना, उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं यानी एक से ज्यादा होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का। अब इसमें बहुत, अब देखो दो कंपैरेटिव टर्म्स आ गई तो इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो मैंने वो भी लिखा हुआ है। नाउ unicellular, the organisms which are made up of only a single cell and that single cell perform every function of the organism body. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से बना हो और वही सिंगल सेल सारे फंक्शन संभालता हो बॉडी के, तो उसको हम बोलेंगे वो यूनिसेलुलर है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये होते हैं हमारे यूनिसेलुलर। Multicellular, the organism which are made up of more than one single cell and different functions of the body are performed by different group of cells. मल्टी सेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी एक सिंगल सेल से नहीं बने हुए, एक से ज्यादा से बने हुए हैं, और जो अलग अलग सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन संभालते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे सेल्स हैं ना, तो उन्होंने काम बांट लिया आपस में, एक सिंगल सेल नहीं है इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। सॉरी, नाउ अब देखो दो कंपैरेटिव टर्म्स आती है तो उनका डिफरेंस पेपर में जरूर आता है, तो ये डिफरेंस आप लोग कर लेना। बेसिस यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। बेसिस को तो हम मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे आपने जो भी आंसर लिखा है वो बहुत पॉलिश्ड लगता है और लगता है कि हाँ आप 9th क्लास में आ गए हो, छोटे बच्चे नहीं रहे आप। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेफिनेशन वही मैंने सेम बताया हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल एंड दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सिंगल सेल। मीनिंग की बात करें तो यूनी का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी यूनी सेलुलर। तो कैसे बना है ये, इसका लिटरल मीनिंग क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली मल्टी का मतलब होता है मैनी एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल। नाउ फंक्शंस की बात करें तो यूनिसेलुलर में क्या होगा, जब इनके पास एक ही सेल है तो एक ही सेल सारे फंक्शन संभालेगा, तो सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। बट मल्टी सेलुलर में क्योंकि स्पेसिफिक सेल्स जो हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को संभालेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं, उन्होंने काम बांटा हुआ है आपस में। एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। नाउ द मल्टीसेलुलर आर प्लांट्स, एनिमल्स, ये मल्टीसेलुलर है, इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। और हम ह्यूमंस की बात करें, इंसानों की बात करें, तो हमारे अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। वी आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ द मल्टीसेलुलर। ओके, नाउ अब देखो आपके हमने क्या किया, नंबर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं सेल की शेप पे। सो शेप की बात करें अगर हम सेल, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। डिफरेंट तरीके के सेल्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट शेप होती है। वाई, बिकॉज उनके डिफरेंट फंक्शन भी तो है ना। अब जैसे देखो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप होती है स्फेरिकल, यानी वो एकदम राउंड बॉल की तरह होते हैं। ठीक है, डेंस होते हैं बहुत। तो जो थोड़े एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं जो बुक में भी दिए हुए हैं, क्या पता है 1 मार्क में पूछ लें, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक को मेंशन किया हुआ है। ये वाला हो गया, जैसे रेड ब्लड सेल कैसे होते हैं, स्फेरिकल, और ऐसे दिखते हैं। तो कभी भी शेप पे क्वेश्चन आए ना तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि अलग अलग सेल्स की अलग अलग शेप होती है, क्योंकि उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। उनकी जो शेप है वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और आप ये लिख सकते हो कि उसके बाद आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिए हुए उनकी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे ह्यूमन स्पर्म है तो उसकी शेप होती है टेल जैसी, क्योंकि इसको फ्लो करना पड़ता है तो इसलिए उसकी टेल जैसी शेप होती है। ह्यूमन ओवम की बात करें तो उसकी राउंड शेप होती है। बात करें अगर हम फैट सेल की तो जनरली स्फेरिकल होता है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, पर हाँ थोड़ी ऐसी शेप होती है इरेगुलर सी, और गोल डेंस शेप होती है बॉल की तरह। ठीक है, फैट सेल की जो होती है। देन हम बात करें मसल सेल की, तो इसकी स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल ऐसी लंबी शेप होती है, बीच में से डेंस होती है। ये यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है, SPINDLE, स्पिंडल शेप होती है इसकी। ठीक है, ये हो गए एग्जांपल्स आपके। नाउ देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे सेल हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। मतलब वो अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं, कुछ सेल्स को एक काम दे दिया, कुछ सेल्स को एक काम दे दिया, इस तरीके से उनकी बॉडी में चलता है। While in single cellular organism, single cell perform different function। पर जो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें तो एक ही सेल है, उसी एक सिंगल सेल को ही सारा काम संभालना पड़ता है।
WBC वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन बींग्स कैन चेंज इट्स शेप। तो ये नोट की तरह आप अपने माइंड में रख सकते हो कि एक ह्यूमन बॉडी में, एक इंसान की बॉडी में ऐसा कौन सा शेप, कौन सा सेल होता है जो अपनी शेप चेंज कर सकता है। तो आप याद रखना वो होता है WBC। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नर्व सेल। एक हमारे ऊपर वाले में मैंने नहीं लिखा, ये हमारा है नर्व सेल। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस व्हिच हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी पूरी बॉडी में फैला होता है, ये दिमाग से कनेक्टेड होता है। जो नर्व सेल होता है हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है, ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और उसकी जो ब्रांचेस हैं पूरी बॉडी में फैली होती हैं। ये जो ब्रांचेस हैं आपको दिख रही है, ठीक है। सो इस तरीके से ब्रांचेस पूरी बॉडी में फैली होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हर एक बॉडी को परफॉर्म करने के लिए माइंड की परमिशन चाहिए और माइंड यूज होना चाहिए उस चीज में, ठीक है। अगर मुझे एक पेपर भी उठाना है तो मेरे माइंड में पहले वो चीज आएगी, फिर मेरे हैंड्स मूव करेंगे। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो जो नर्व सेल है उसकी ऐसी शेप होती है ब्रांचेस वाली। क्यों? क्योंकि उसको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना है, ठीक है, इसलिए उसकी लंबी शेप होती है ब्रांचेस जैसी। अब हम बात करते हैं, नंबर हो गया, शेप हो गया, हम सेल के साइज के बारे में बात करेंगे। साइज के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हमारे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनको हम अपनी इन नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इन आइज से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ेगी उसके लिए। दे नीड टू बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड विद माइक्रोस्कोप। उनको हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, उनको और मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट सेल जो है ना आज तक दुनिया में, वो है 0.1 mm से 0.5 mm तक का हो सकता है। वो बैक्टीरिया का सेल होता है जो सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ा सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच के एग का होता है जो 130 mm से 170 mm तक हो सकता है, ठीक है। सो ये जो बातें हैं ये आपके 1 मार्क से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो MCQs हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, फिलअप्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक चीज यहाँ पे मेंशन है। ये जो चैप्टर है ना बायो के चैप्टर्स की, यही बात है कि उनमें इतनी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं कि आप पेपर में समझ ही नहीं पाते कि कहाँ से क्या चीज पूछी जा रही है। इसलिए हर एक चीज लिखी है, आपको इसको लर्न करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। The size of the cell has no relation with the size of the body of organism। देखो एक ऐसा नहीं है कि हाथी है तो उसके सेल्स ज्यादा बड़े बड़े होंगे और चींटी है तो उसके सेल छोटे छोटे होंगे, ऐसा नहीं होता। एक तुम्हारी बॉडी के साइज पर डिपेंड नहीं करता तुम्हारे सेल का साइज, ठीक है। हो सकता है हाथी में भी छोटे छोटे ही सेल हो जितने चींटी में है। तो दैट इज द ओनली थिंग जो मैं बताना चाहती थी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेल्स इन द एलिफेंट आर मच larger or bigger than those in a rat। वही बात है जो यहाँ पे लिखी जो मैंने बताई। फॉर एग्जाम्पल द नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। हाँ इतना हो सकता है कि एलिफेंट और रैट दोनों के अंदर जो नर्व सेल है वो लंबा होगा, उसकी ब्रांचेस होंगी और वो वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। ऐसा नहीं है हाथी है तो उसके अंदर इतना बड़ा सेल होगा और जो चूहा है तो छोटा सा सेल होगा। तुम्हारी बॉडी के साइज पर तुम्हारे सेल का साइज डिपेंड नहीं करता। ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट जो आज तक हमने आज मुझे कवर करवाना है। ये बहुत बेसिक पार्ट है जो मैं आज आपको कवर करवाना चाहती थी। अब नेक्स्ट पार्ट से हम क्या स्टार्ट करेंगे, सेल का स्ट्रक्चर एंड इट्स पार्ट, यानी सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम अब स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। उस पर जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो एंड थैंक यू।